हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज सभी का इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम न्यू ईयर 2024 का जो महा मैराथन क्लास है कक्षा 12th ज्योग्राफी की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कक्षा 12th ज्योग्राफी की पहला चैप्टर है जो कि ब्लूप्रिंट पर आधारित जो ये महा मैराथन क्लास है वो चलने वाली है। तो ब्लूप्रिंट जो भी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में राजस्थान बोर्ड में जो भी आपका ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट और पैटर्न पर आधारित हम ये महा मैराथन क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी को इस पहले लाइव क्लास में जुड़ जाना है। सभी यहाँ पर कमेंट में देख पा रहा हूँ कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइव में जुड़े हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है कितने लोग जुड़े हैं। चलिए सभी को लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। इस लाइव स्ट्रीम में सभी को जुड़ जाना है जो कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। सभी स्टूडेंट्स का लाइव क्लास में स्वागत है। वेलकम वेलकम, सभी का वेलकम लाइव स्ट्रीम में। तो चलिए क्लास 12th ज्योग्राफी ब्लूप्रिंट पर आधारित जो भी महा मैराथन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी को एक बार लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाना है जितने भी हमारे ज्योग्राफी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं। हमारी बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल 2024 के लिए महा मैराथन क्लास जो कि स्टार्ट होने जा रही है। सभी को वेलकम, सभी को एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम में वेलकम है। तो चलिए एक बार महा मैराथन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। महा मैराथन क्लास स्टार्ट होने से पहले कक्षा 12th ज्योग्राफी के जो हम पहला चैप्टर देखेंगे, पहला चैप्टर में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है उसमें से हम देखने वाले हैं कि पहला चैप्टर है जिसमें पहला चैप्टर में ब्लूप्रिंट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले सालों में और मॉडल पेपर से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम इस महा मैराथन क्लास में करेंगे। और इस महा मैराथन क्लास में आपके पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। सभी क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो आपके 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तीनों क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए एक बार सभी का वेलकम है हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। सभी को लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाना है। चलिए सभी को लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाना है। एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लेना है। चलिए एक बार लाइव स्ट्रीम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीम चालू होने वाली है। तो चलिए एक बार ज्योग्राफी के क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दिए। चलिए सभी को वेलकम, एक बार सभी को वेलकम ज्योग्राफी की क्लास में। महा मैराथन क्लास होने वाली है कक्षा 12th की। तो कंप्लीट चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर हमारे द्वारा यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा महा मैराथन क्लास के द्वारा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। चलिए एक बार स्क्रीन पर आपको देख लेना है। स्क्रीन पर महा मैराथन क्लास है वो हमारी ओपन हो चुकी है। चलिए महा मैराथन क्लास आपकी ओपन हो गई। चलिए एक बार सभी को महा मैराथन के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए महा मैराथन क्लास स्टार्ट हो गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र योजना। प्रश्न पत्र योजना स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रश्न पत्र योजना 2023-24 प्रश्न पत्र योजना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र योजना 2023। तो इस तरह आपकी जो प्रश्न पत्र योजना है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो प्रश्न पत्र योजना 2023-24 प्रश्नों के प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस टाइप से आपके जो प्रश्न हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो प्रश्नों के प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है
वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कितने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने वाले, तो यहाँ पर आधे नंबर का एक क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ में से आता है। इसके बाद रिक्त स्थान में देखें तो रिक्त स्थान में एक भी क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। सभी को वेलकम लाइव स्ट्रीम में। और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन आपका अति लघुतरात्मक में से आता है। लघुतरात्मक का क्वेश्चन है वो 1.5 का, यानी कि बड़ा क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आता है। पहला चैप्टर जो कि आपका भूगोल का पहला चैप्टर है, मानव भूगोल वाला। तो यहाँ पर दीर्घोत्तरात्मक देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं है। निबंधात्मक भी एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो इस प्रकार आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में आरबीएससी की बोर्ड एग्जाम में पैटर्न रहने वाला है। पैटर्न में आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आने वाला है आधे नंबर का वस्तुनिष्ठ इस चैप्टर में से, एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, एक लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे। इसी के ब्लूप्रिंट के अनुसार हम पूरा जो महामैराथन क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक बार महामैराथन क्लास है वो हमारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी महामैराथन क्लास में पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कितने मार्क्स का है, आधे मार्क्स का बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो पहला यहाँ पर दे रखा है भूगोल का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो भूगोल शब्द का आपको शाब्दिक जो अर्थ है वो आपको बताना है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पहला यहाँ पर आपके अपशब्द पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन दिए रखे होंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन को फिल करना है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें 4 अपशब्द दिए रखे, इसमें से आपको एक बताना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है भूगोल, या तो भू माइनस गोल, या दूसरा ब दे रखा है भू माइनस उगोल, स दे रखा है भू माइनस आगोल, और द रखा है भू माइनस आगोल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जितने भी विद्यार्थी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर कमेंट में देख पा रहा हूँ कि जो काफ़ी स्टूडेंट है वो यहाँ पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भूगोल आपका जो पहला आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह आपके पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से बना है। तो ज्योग्राफी शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से बना है वो आपको पता होगा। ग्रीक भाषा से बना है, अरबी भाषा है, फारसी या अंग्रेजी शब्द से बना है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार लिख दे कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से बना है, तो ये ग्रीक भाषा से बना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि इरेथोस्थनीज किस काल के भूगोलवेत्ता हैं। तो आपको इरेथोस्थनीज जो हैं वो किस काल के भूगोल के वेता हैं, भूगोलवेत्ता हैं, किस काल के हैं। तो इसमें पहला आंसर दे रखा है आधुनिक काल के हैं या पाषाण काल के हैं। इसके बाद है प्राचीन काल के हैं, और द है मौर्य काल के हैं। तो जो हमारे भूगोलवेत्ता है इरेथोस्थनीज वो किस काल के भूगोलवेत्ता है, तो इसको आपको बताना है। इसमें से करेक्ट आंसर है आपका स, प्राचीन काल के जो कवि हैं वो हैं हमारे इरेथोस्थनीज। इसके बाद देखें तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। भूगोल के जनक, यहाँ पर भूगोल मानव भूगोल के जनक और भूगोल के जनक दोनों में डिफेक्टिव है, आपको ये समझ लेना है। क्योंकि एक मार्क्स आप में पहले चैप्टर में एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी मल्टीपल चॉइस में से आपका एक मार्क्स जो आधा नंबर है, सॉरी आपका आधा नंबर इससे बनता है। पहले आपका एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस में आता था। इस बार आपका जो आरबीएससी ने आधे मार्क्स का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिए, तो आधे नंबर का यहाँ पर वेटेज रहता है। तो भूगोल के जनक किसे कहा गया है, तो भूगोल के जनक है वो हिकेटियस को कहा गया है। अगर पूछे आपको मानव भूगोल के जनक किसे कहा गया है, तो आपको इरेथोस्थनीज बताना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि पांचवा क्वेश्चन है भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है। जो भौगोलिक विचारधारा है उन विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है पांचवे का आंसर। तो पांचवे का आंसर आपको बताना है कि भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा है। तो भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा है, तो आपको ये करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ब, तीसरा 3 भागों में बांटा गया है। कितनी विचारधाराओं को, जो कि आपको 3 विचारधाराएं याद होगी कौन कौन सी विचारधाराएं। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो नव निश्चयवाद का प्रतिपादन है वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था, न कि आपका इराटोस्थेनीज ने किया था, हेकेल ने और कुमारी सैंपल ने भी नहीं किया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि संसाधन भूगोल किस भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। तो संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है, तो ये आपको बताना है। तो 7वें का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये आर्थिक भूगोल है वो संसाधन भूगोल के अंतर्गत आता है। कौन सा भूगोल है, आर्थिक भूगोल। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में एक बार 7वें का उत्तर जिसने भी ए किया था उसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, कई बच्चों ने किया है 7वें का अ, तो करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह आपको अपने एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सा भूगोल 8वें का बताना है आपको। चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। तो चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। तो आपको इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना है कि चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। तो सामाजिक भूगोल के अंदर आता है, नगरीय भूगोल के अंदर आता है, राजनीतिक या जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। तो सभी को एक बार लिखना है। जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपका चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 8वें का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपको चिकित्सा भूगोल है वो आपका किसके अंतर्गत आता है। तो कई बच्चों ने यहाँ पर कमेंट किया है, डी कमेंट किया है, कई बच्चों ने डी कमेंट किया है। तो चिकित्सा भूगोल है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए आपका हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपको देख लेना है कि मानव भूगोल के जनक। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताया था कि भूगोल के जनक और मानव भूगोल के जनक दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर आपके 9वें का जो आंसर है वो आपको बताना है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा गया है। तो मानव भूगोल के जनक है वो रेडजेल को कहा गया, जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक रेडजेल है। तो आपको रेडजेल ही देखने को आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर भी रेडजेल भी हो सकता है या फ्रेडरिक रेडजेल दे, तो इसमें से करेक्ट आंसर दोनों में एक ही है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। तो 10वां क्वेश्चन है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद जो कि ये विचारधारा है, कौन कौन सी विचारधारा है। तो एक तो निश्चयवाद, एक नव निश्चयवाद और एक संभववाद। तो इसमें बताना है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो 10वें का एक बार कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थियों को आंसर लिख देना है कि 10वें का आपका आंसर क्या होगा। तो पहला है ब्लाश, हम्बोल्ट, रेडजेल या टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर है वो नव निश्चयवाद से संबंधित है। कौन से, ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद 11वां क्वेश्चन सभी को कमेंट में लिखना है। कई बच्चों ने 10वें का आंसर सही नहीं लिखा है। चलिए एक बार कोशिश करना है, कोशिश करते रहना है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा था। तो ये परिभाषा दे रखी है। तो इस परिभाषा में आपको बताना है कि ये किसकी परिभाषा है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी, जो यहाँ पर मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो उसका आपको बताना है। तो इसमें आपको मानव भूगोल में आपको इसमें करेक्ट आंसर आपको जितने भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उनको सभी को ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आप तय करेंगे इसका आंसर क्या है। इसके बाद है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो प्रकृति और आपको क्या बताना है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है। तो सभी को एक बार लिख देना है। तो इसका जो आंसर है वो कई बच्चों ने लिखा है ए। तो एक इसका आंसर नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, तकनीकी प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का संबंध है वो तकनीकी है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर एक बार फिर से 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि संभववाद, क्या बताना है आपको, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है।
तो संभववाद की जो अवधारणा है कौन सी है, संभववाद की जो अवधारणा है उस अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। या तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों इसका करेक्ट आंसर है। तो जिसका भी सी है उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 14वां यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसमें आपको बताना है मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसमें से आपको 14वां का करेक्ट आंसर वो है वो बताना है। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर है वो कौन कौन करेक्ट बताएंगे। तो इसमें निम्न में से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से कौन सा संबंधित नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसके बाद देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 18वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, इसके बाद उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से विधान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछा है नहीं है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से संबंधित आपको बताना है कौन से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो 18वें का आपको बताना है क्वेश्चन। तो 18वें का या तो सैंपल, ये तो मानव भूगोल से संबंधित है, रेड जेल भी संबंधित है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बटेड रसेल, जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है। 18वां हो गया। 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है तो 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों एवं पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 19वां का आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अन्योन्य क्रिया जो होती है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो प्रौद्योगिकी का है। तो इसमें मानव बुद्धिमत्ता भी, लोगों का अनुभव और मानवीय भाईचारा भी नहीं है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है। इस 20वां क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर देख सकते हैं, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो ये किसने कहा था, मानव प्रकृति का दास है। तो हंटिंगटन ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, एलन सैंपल ने कहा था कि बकले ने कहा था। तो उसमें आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जितने भी विद्यार्थी है उनको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है। तो कई बच्चों ने सी इसका करेक्ट आंसर है, एलन सैंपल। यहाँ पर बताया गया है एलन सैंपल है। एलन सैंपल इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी एलन सैंपल किया है उसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है, तो इसका आपको आंसर बताना है। जियोग्राफिया जेनरालिस का ये एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो 21वां को आपको सभी को आंसर बताना है। तो इसका आपको सैंपल, वार्नियर, डार्विन की रेड जेल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रेड जेल। तो 21वां का करेक्ट आंसर है आपका रेड जेल। इसके बाद है रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने दी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। संकल्पना किसने दी। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। तो रुको और जाओ आपको बताना है, ये संभववाद के थे और रुको और जाओ ये निश्चयवाद की है। रुको और जाओ ये निश्चयवाद की रुको और जाओ संकल्पना किसने दी। तो 22वां को आपको सभी को उत्तर बताना है। तो निश्चयवाद रुको और जाओ किसने दी थी, रेड जेल ने। किसने दी थी, रेड जेल ने। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन आपको आंसर में लिखना है। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी को एक बार 23वां का आंसर बताना है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ये सभी हैं वो कौन से
भूगोल के उपक्षेत्र है। तो इसमें से आपको इजी वे में आपको आ जाएगा, इसमें कठिन नहीं है कि आपको व्यावहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। कौन से भूगोल के अंतर्गत आते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जिसने भी सी किया था उनका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो 1990 का जो दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो सभी को एक बार आंसर लिखना है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन चार मल्टीपल चॉइस में दे रखे हैं। इसमें से आपको चॉइस करना है कि पहला है कि उत्तर आधुनिकवाद, बी है आधुनिकवाद, तीसरा है अन्वेषणवाद और चौथा है आपका लास्ट है संभववाद। तो 1990 का दशक भूगोल के 1990 का दशक आधुनिकवाद 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो आधुनिकवाद। जिसने भी बी किया है उसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप देखें तो 25वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो 25वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यवहारवादी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ये देख लिया था, मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन जो कि छूट गया था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन हमारा छूट गया था, 15, 16 और 17। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से जो यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको 15वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा। तो इस 15वां क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो 15वां क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। सभी को एक बार आंसर लिखना है। तो ये सामाजिक भूगोल का है, राजनीतिक भूगोल का है, नगरीय भूगोल का है या आर्थिक भूगोल का है। तो ये जो है पर्यटन भूगोल है वो आर्थिक भूगोल का है। इसका है आर्थिक भूगोल का है। जिसने भी द आंसर किया है उसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल, जो सैन्य भूगोल है वो मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो 16वां का आपको आंसर बताना है। तो सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल के आर्थिक भूगोल, सभी को बताना है। सैन्य भूगोल है वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ब इसका करेक्ट आंसर है। कई बच्चों ने कमेंट में लिखा है ब, तो ये करेक्ट आंसर है आपका, को राजनीतिक भूगोल है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया था कि ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। ऐतिहासिक जो भूगोल है वो मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो इसमें आपको बताना है या तो सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है या आर्थिक भूगोल है। तो यहाँ पर कई बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि सामाजिक भूगोल, कई बच्चे लिख भी रहे हैं राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल नहीं है, ऐतिहासिक भूगोल है। यहाँ पर ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो सामाजिक भूगोल इसका करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र का क्षेत्र है। तो सामाजिक भूगोल का इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो कंप्लीट MCQ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो MCQ क्वेश्चन में से आपके जितने भी MCQ क्वेश्चन थे उस MCQ क्वेश्चन में जो कि आधा नंबर इसमें से ही क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड में। तो इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कंप्लीट महामैराथन क्लास। तो जिसको भी महामैराथन क्लास अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब आपके सामने आते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। हमने पैटर्न देखा था जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, एक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन और एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। तो MCQ क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वो हमने कर लिए, तो आधा नंबर इसमें कंप्लीट हो गए। अब है आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले हम एक बार पुनः आते हैं। चलिए एक बार इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका यहाँ पर आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, इसको पढ़ना है आपको इतने में।
चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नवनियतिवाद, ये नवनियतिवाद तो विचारधाराएं कौन कौन सी है मैंने बता दी थी। पहला है निश्चयवाद, नवनियतिवाद और संभववाद। ये तीन विचारधाराएं हैं और तीन विचारधाराओं को आपको पढ़ लेना है क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उस सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो देखने को मिल जाएंगे। तो नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है, वो नवनियतिवाद के प्रवर्तक है। संभववाद, यहाँ पर बताया गया कि संभववाद की विचारधारा किसने दी? संभववाद की जो विचारधारा है वो विडाल डी लाप्लास है। विडाल डी लाप्लास, इसका करेक्ट आंसर आपका विडाल डी लाप्लास है, वो हो जाएगा तीसरे का आंसर। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्य का नाम आपको बताइए। तो फ्रेडरिक रेटजेल जो कि भूगोलवेता हैं, जो कि परिभाषा दी थी उन्होंने, तो फ्रेडरिक रेटजेल के शिष्य का आपको क्या बताना है? नाम बताना। तो आपको पता होगा कि हमारे चैप्टर में आया था कि चैप्टर में बताया गया था कि फ्रेडरिक रेटजेल के जो शिष्य थे वो थे कौन थे? एलन सी सैंपल। तो एलन सी सैंपल थे वो हमारे फ्रेडरिक रेटजेल के जो है वो शिष्य थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? भूगोल की दो मुख्य शाखाएं आपको पता होगा, मानव भूगोल एवं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, यहाँ पर भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं तो लाइव क्लास को लाइक कर लेना है और जो भी नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपकी जो कि महामैराथन क्लासें हैं वो आपको मिलेगी। ये जो महामैराथन क्लास है वो शाम को 4 बजे स्टार्ट होती है, यही टाइम शेड्यूल है। तो एक दिन के बाद एक दिन आपको जो ये महामैराथन क्लास है वो देखने को मिल जाएगी। एक दिन का यहाँ पर गैप आपको देखने को मिल जाएगा, तो एक दिन का गैप आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके बाद आपकी कंटिन्यू जो यहाँ पर क्लासें हैं वो चलेंगी। तो महामैराथन क्लास है वो एक दिन छोड़कर एक दिन ही आने वाली है। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। तो मानव भूगोल रेटजेल आपको परिभाषा बतानी है, कौन से? फ्रेडरिक रेटजेल की। तो ये 3 या 4 आपकी जो परिभाषा है वो परिभाषा आपको याद कर लेनी है क्योंकि अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है उसमें ये आपकी जो भी ये परिभाषा है वो आपकी एग्जाम में आती रहती है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है उसको ये हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। तो ये इनकी आसान सी ये परिभाषा है वो आपको याद कर ली। इसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल का उद्भव और विकास मुख्यतः कौन सी शताब्दी से माना जाता है? तो मानव भूगोल का जो उद्भव और उनका विकास है वो मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। कौन सी शताब्दी से माना जाता है? 18वीं शताब्दी से माना जाता है। तो सभी को एक बार लाइव स्ट्रीम को कंटिन्यू करना है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो आपको आगे मिलने वाले हैं। जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो मानव भूगोल का उद्भव विकास मुख्यतः कौन सी शताब्दी से माना जाता है? 18वीं शताब्दी से माना जाता है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया परिभाषा किसने दी? तो मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है, ये दो थे, ड्रिकन और पिट्स। ये उन्होंने दी, ये भूगोलवेता है ड्रिकन और पिट्स, जिन्होंने मानव और उनके कार्यों को समाविष्ट किया है। तो ऐसे भी इसका जो आपका घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि ड्रिकन और पिट्स ने कौन सी परिभाषा दी? तो यहाँ पर आपको बताना है मानव और उनके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है, ये परिभाषा है वो ड्रिकन और पिट्स ने दी थी। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एलन सैंपल है भूगोलवेता है को एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को
परिभाषित कीजिए। तो एलन सैंपल के अनुसार आपको मानव भूगोल की परिभाषा है वो बतानी है। तो एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या होगी? तो मानव भूगोल चंचल और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की ये आपकी परिभाषा है, तो इसको मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी कैसी अस्थायी है, उनके पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्टार लगा देना है कि 10वां क्वेश्चन है कि हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है? तो 2 वर्गों में बांटा है। जो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। तो पहला है इसमें भौतिक दशाएं, इसके बाद सेकंड में आपको देखें तो मानवीय दशाएं। कौन सी 2 दशाएं? भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। ये दोनों आपको एक बार याद कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपको देखना है। 11वां क्वेश्चन एक बार आपको देखना है। तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक भूगोल क्या है? सामाजिक भूगोल के किन्हीं 2 उपक्षेत्रों के आपको क्या बताने, नाम बताने। तो सामाजिक भूगोल के किन्हीं 2 उपक्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा चिकित्सा भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। ये सामाजिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं, चिकित्सा भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है वो आपको 1 नंबर में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत में उत्तर आधुनिकवाद कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो उत्तर आधुनिकवाद है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1990 के दशक में जो कि प्रारंभ हुआ था। तो 1990 के दशक में कौन कौन सी विचारधाराएं जो है वो प्रारंभ हुई थी? तो ये विचारधाराएं भी आपको अगले में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को इसी क्लास में आपको याद करते जाना है, इसलिए आपको फिर एक ही बार आपको इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस चैप्टर में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे तो आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा भी चैप्टर जैसे ही क्लास आती है 1 दिन के बाद, इतने में आप क्या करेंगे कि ये जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जो भी ये क्वेश्चन में एक बार क्लास में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस PDF को आपको देखना है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स देखने को आपको मिल जाएंगे। मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा। मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा से क्या समझते हैं? मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो व्यवहारवादी जो विचारधारा है इसको आपको इसमें हाईलाइट करना है। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ क्या कि व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों दीर्घकाल का बोध कर ज़्यादा जोर दिया है। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है कि मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के इर्द गिर्द या दीर्घकाल का बोध पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ गया है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का एक अन्य नाम क्या है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद। ये रुको और जाओ निश्चयवाद है, ये किसने दी थी? तो ये भी हमने मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में किया था। तो नव निश्चयवाद संकल्पना का एक अन्य नाम क्या है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसके अंदर, मानव भूगोल मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल मुख्य रूप से भौतिक एवं प्राकृतिक मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल और भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो कई सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि मानव भूगोल मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो भौतिक एवं प्राकृतिक, हाँ सही है, भौतिक एवं प्राकृतिक मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के लिए एक बार सभी को यहाँ पर
कंटिन्यू है, सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चंस महामैराथन क्लास है वो सभी को समझ में आ रही है। एक बार फिर से लिख दे कि चलिए स्टार्ट। सभी को थम्स अप भेज देना है। हाँ, सभी का थम्स अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थम देखने को मिल रहा है। किस संकल्पना में, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन याद रखना है कि किस संकल्पना में प्रकृति की तुलना में मानव को अधिक प्रबल माना गया है। तो मानव को अधिक प्रबल माना गया है जिसमें संभववाद में क्या किया गया है कि मानव को अधिक प्रबल माना गया है। इसके बाद निश्चयवाद, इसके बाद नव निश्चयवाद, वो भी हम आगे देखेंगे। तो किस संकल्पना में प्रकृति की तुलना में मानव को अधिक प्रबल माना है, तो संभववाद में है वो मानव को अधिक प्रबल माना है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि कौन सी जो संकल्पना है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। तो ये आपकी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कौन सी संकल्पना निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है, तो यह है नव निश्चयवाद संकल्पना। नव निश्चयवाद जो संकल्पना है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन कंटिन्यू करना है लाइव क्लास को, जिससे आपका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको ये लाइव क्लास देख ली तो आपका यहाँ से कितने मार्क्स कंप्लीट होंगे, आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन आपके कितने, 2 नंबर का हो गया और 3.5 नंबर का, ये जो आपका इस चैप्टर में 3.5 नंबर कंप्लीट होने वाला है। तो प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता के आपको क्या बताने, नाम बताने। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता को आपको क्या बताने, नाम बताने। तो हमबोल्ट प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ये इनकी जो डायग्राम है वो मैंने बता दी है, जो कि आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। तो हमबोल्ट, रिटन, फोबेल, पेशेल, इसके बाद आपको यहाँ पर कितने हैं, तो आपको ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है जिसमें 1 नंबर आपके 1/2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है तो इसमें 2 नाम आप इजी वे में बता सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि आपको 6 नाम बता दिए गए जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो इसमें से 2 कोई भी नाम याद कर देने, या तो आप रेड जेल करो या कि हमबोल्ट या कॉल रिटन, ये आपको याद कर लेने। इसके बाद अमेरिकन भूगोलवेत्ता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिकन भूगोलवेत्ता ही आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता को आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आप बोर्ड में कि अमेरिका के भूगोलवेत्ता के कोई 2 नाम बताइए। तो आपको कोई 2 नाम बताने, एलन-सी सैम्पर, या तो हंटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सावर या ग्रिफिथ टेलर। इसमें से 2 नाम आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देने, एलन-सी सैम्पर, हंटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सावर या ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं उनके नाम आपको बताने। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में एक आपके जो विडार डी लाप्लास है, जिन्होंने संभववाद की जो विचारधारा है उसका प्रतिपादन किया था, तो ये उनका आ गया फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे ये विडार डी लाप्लास। इसके बाद ब्रूस डी मार्तोन और डिमाइजिया और फेब्रे, ये आपके प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। इसमें से आपको अति लघुतरात्मक का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें से 2 जो भूगोलवेत्ता है उनका नाम आप एग्जाम में बता सकते हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, ये मानव का प्रकटीकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो इसका आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो मानव भूगोल का प्रकटीकरण, भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है, तो ये नियतिवाद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, नियतिवाद के अंतर्गत आता है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है। तो 22वां क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 22वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो प्रकृति का मानवीकरण है वो संभववाद, जो कि विडार डी लाप्लास उनके विचारधारा के प्रतिपादन किया था। तो प्रकृति का मानवीकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है, तो संभववाद के अंतर्गत आता है प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर टिप्स क्वेश्चन है।
लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं आपके। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। चैप्टर 1 में से इस चैप्टर का आपको नाम बता देंगे तो मानव भूगोल और प्रकृति और विशेष क्षेत्र। तो इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से 3 क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन आपका आता है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है वो कि अति लघुतरात्मक क्वेश्चन से आता है। और तीसरा आपका क्वेश्चन आता है वो है लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसे शॉर्ट आंसर टिप्स क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और आपका 2 क्वेश्चन छोटे आते हैं और एक लघुतरात्मक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। ज्योग्राफी क्लास 12th का आपकी जो फर्स्ट बुक है जो कि मानव भूगोल वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में से ये इतने क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो शॉर्ट आंसर टिप्स क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो आती रहती है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आप यहाँ पर भूगोलवेता हैं उन भूगोलवेताओं की जो भी परिभाषाएं हैं, 4-5 परिभाषाएं, उस परिभाषाओं को आपको याद कर लेना है। एक परिभाषा आपकी लघुतरात्मक क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी, तो एक परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, तो ये आपको ये किसकी है? फ्रेडरिक रेटजेल की ये जो परिभाषा है तो आपको देखने को मिल जाएगी। एक भी परिभाषा आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन में आ सकते हैं या 2 परिभाषा भी पूछ सकते हैं, तो आपको परिभाषा को याद कर लेना है। इसके बाद सेकंड है कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं में अंतर बताइए। भूगोल की जो 2 मुख्य शाखाएं हैं उन शाखाओं को आपको बताना है। तो भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। तो इसमें अंतर बताना है। तो भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। एवं मानव भूगोल में किसे? मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेना है मानवीय तथ्य, मानव भूगोल से ही मानवीय तथ्य देखने को मिल रहा है। इसके बाद भौतिक में ही भौतिक पर्यावरण, यानी कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो विडाल डी लाप्लास, क्या बताना है? विडाल डी लाप्लास के अनुसार आपको मानव भूगोल की परिभाषा बतानी है। विडाल डी लाप्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको टिक लगा देना है कि ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो परिभाषा है वो बार बार आपकी एग्जाम में आती रहती है कि विडाल डी लाप्लास की आपको परिभाषा बतानी है। तो विडाल डी लाप्लास की परिभाषा देख सकते हैं। पृथ्वी मानव के पारस्परिक जो संबंध है, कौन से? पृथ्वी और मानव के जो पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिससे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं जो पृथ्वी के निवास करने वाले जीवों के जो पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान है। क्या है? तो जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जितने भी जीव जंतु हैं उनके पारस्परिक संबंधों का जो संश्लेषित ज्ञान है वो शामिल है। ये किसने दी है परिभाषा? विडाल डी लाप्लास ने। ये हमारे जो भूगोलवेता है विडाल डी लाप्लास, उन्होंने ये परिभाषा दी है मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल की इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं का जो संश्लेषित अध्ययन है वही क्या है? मानव भूगोल है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्रों के नाम आपको बताने। मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र हैं वो विशेष क्षेत्र कितने? 5 विशेष क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 विशेष क्षेत्र के आपको नाम पूछे तो जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन। ये मानव भूगोल के 2 विशेष क्षेत्र हैं। कितने हैं? 2 विशेष क्षेत्र है, जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन। ये 2 विशेष क्षेत्र मानव भूगोल के हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए। तो 5वां क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये जो सारणी बनी हुई है उस सारणी को आपको याद कर लेना है। तो इसी सारणी में से आपको जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है एवं
अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो प्राकृतिक भूगोल एवं सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये सभी हैं ये मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र हैं। कौन कौन से? तो सांस्कृतिक भूगोल याद रखना है, सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल एवं आर्थिक भूगोल, ये भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र बताए गए। इसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। छठा क्वेश्चन है कि विभिन्न भूगोलवेत्ता के नाम, ये आपको सारणी याद कर लेनी है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रमुख सारणी है वो आपको याद कर लेनी है। सारणी में यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के आपको क्या करने, नाम बताने। तो एक बार देख लेना है आपको एवं पढ़ लेना है। चलिए एक बार देख लेना और पढ़ लेना है कि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं को आपको क्या करने, नाम बताने। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो जर्मन के भूगोलवेत्ता है, फ्रांसीसी के भूगोलवेत्ता है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है और ब्रिटेन भूगोलवेत्ता है। तो सभी को एक बार ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से तुरंत ही ये जो PDF है वो यहाँ पर टेक्निकल टीम द्वारा अपलोड कर दी जाएगी। तो सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन कौन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख देना है यस। तो बच्चे लिख रहे हैं हाँ, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो कि आपको वहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम की लिंक। तो वहाँ पर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एवं टेलीग्राम को डाउनलोड करके साइन अप करके फिर उसमें आपको ये जो लिंक है वो ओपन कर लेनी है। तो आपका जो भी NCERT ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जर्मन भूगोलवेत्ता के नाम दे रखे हैं, इसके बाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के नाम दे रखे हैं एवं LNC सैंपल भूगोलवेत्ता के जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, LNC सैंपल, हंटिंगटन, बोमैन, कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। इसके बाद ब्रिटेन जो भूगोलवेत्ता है उनके नाम दे रखे। इसके बाद आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टिक लगा देना है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मानव का प्रकटीकरण किसे कहा गया है। तो मानव का प्रकटीकरण किसे कहा गया है? तो मानव का प्रकटीकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, यानी कि मानव प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ही ढाल लिया है, तो उस मानव की प्रकृति को भलीभांति नहीं समझता था। तो यहाँ पर बताया गया मानव का प्रकटीकरण किसे कहते हैं। इस प्रश्न में ही आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा कि मानव का प्रकटीकरण किसे कहते हैं। तो मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, मानव का प्रकटीकरण। तो मानव प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को क्या करता है, ढाल लेता है, स्वयं को ढाल लेता है, तो उसे ही हम मानव का प्रकटीकरण। और प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? तो इसमें बताया गया था कि प्रकृति के अनुसार मानव स्वयं को ढाल लेता है, उसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण और मानवीकरण का प्रकृतिकरण। ये दोनों क्वेश्चन हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं। तो मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वर को ढाल लेने से है। तो आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार क्या किया है, स्वयं को ढाल लिया है, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भलीभांति नहीं समझता था। चलिए अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी को क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस महामैराथन क्लास, ये हमारी महामैराथन क्लास है, वो ज्योग्राफी की पहला चैप्टर जो है, वो पहला चैप्टर जिसने भी पूरी क्लास को कंप्लीट देखा है और कंप्लीट क्लास को समझा है, उसके यहाँ से 3 क्वेश्चन और उसके जो मार्क्स है और पूरा चैप्टर आपका जो है इकाई फर्स्ट का वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने भी ये क्लास देख रखी है उनके यहाँ से पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और जिसने भी मन लगा के नहीं देखी है उसको एक बार फिर से इस टेलीग्राम को ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये क्लास मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको वीडियो सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगी ये क्लास। तो उस क्लास को आपको फिर से रिपीट करना है और पूरी क्लास को, लाइव क्लास को एक बार देख लेना है। और उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को
मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो समाप्त हो जाती है। तो एक बार सभी को हमारे इस लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य लाइव स्ट्रीम एवं अन्य वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतने। थैंक यू।